गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिली एकेडमी जेआरएफ में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको भी दबा लो ताकि जैसे कोई मेरी वीडियो आएगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस चैनल पे आपको बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के यूजीसी नेट के लेक्चर्स मिलेंगे। तो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे आपको पूरे पॉलिटिकल साइंस के जितने भी यूजीसी नेट के नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ शेप में मिल जाएंगे। प्लस जब से यूजीसी नेट स्टार्ट हुआ है, पर्टिकुलरली 2009 से 2020 तक हमारे पास पेपर पीडीएफ में अवेलेबल हैं। आप अगर पेपर चाहते हो या नोट्स अगर आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं मिल रहे तो आप हमें मेल कर सकते हो। हमारी मेल आईडी है हिली एकेडमिया, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हिली एकेडमिया JRF@gmail.com। जो भी आपको पीडीएफ चाहिए आप मेल कर सकते हो, हम मेल में रिप्लाई करके आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। हमारी कोई भी सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई भी आपसे जो है पैसे उसके नहीं लिए जाएंगे। तो अभी तो एट प्रेजेंट अभी हमारे इंडियन पॉलिटिकल थाट के लेक्चर्स चल रहे हैं। कुछ दिन में इंडियन पॉलिटिकल थाट जब कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम वेस्टर्न थाट, पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन के सारे जितने भी नोट्स अवेलेबल हैं सबकी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल पे जोड़िए ताकि किसी के पास जिसके पास पैसे नहीं हैं वो भी पढ़ सकें। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बाल गंगाधर तिलक। ये हमारा इंडियन पॉलिटिकल थाट का जो सिलेबस है यूजीसी नेट का, उसमें बाल गंगाधर तिलक जो है, तो ये भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हमारे सिलेबस में है। तो इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके ज़ेरॉक्स करके वहाँ से भी पढ़ सकते हो। वीडियो को एंड तक देखो, लास्ट तक अच्छे से समझो, आपको वीडियो के बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाल गंगाधर तिलक, ही इज़ नोन एज द ग्रेटेस्ट चैम्पियन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इंडियन नेशनलिज्म पे इंडिया में जितना भी काम हुआ है, जितना भी स्ट्रगल हुआ है, तो उसमें सबसे ग्रेटेस्ट लीडर जो है बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। ही वॉज ए जर्नलिस्ट। वो क्या थे? ये एक जर्नलिस्ट थे, एजुकेटर, पॉपुलर लीडर एंड फ्रीडम फाइटर। एक जर्नलिस्ट भी थे, एक एजुकेशनलिस्ट भी थे और पॉपुलर लीडर एंड फ्रीडम फाइटर थे। ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक केसरी है, एक मराठी है। आपको ये तो नहीं पूछा जाएगा, पूछ भी सकते हैं लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि केसरी किसने लिखी है या मराठा किसका न्यूज़पेपर है, बट इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि केसरी कौन से लैंग्वेज में थी। तो आपने याद रखना है, केसरी मराठी लैंग्वेज में थी और जो मराठा है वो किस में थी? वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी। ही आल्सो रोट गीता रहस्य, उन्होंने गीता रहस्य एक राइटिंग ये भी लिखी हुई है। ही पर्टिकुलरली डिवेल्व ऑन फिलोसफी ऑफ कर्म योगा, जो कर्म योगा है उन पे उन्होंने ज़्यादा लिखा हुआ है। ज़्यादा जो किस पे फोकस करते हैं वो कर्म योगा। कर्म योगा क्या है? जब गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो हम कर्म करते हैं तो कर्म अच्छे कर्म होंगे तो हमें जो आगे का जन्म रिवर्स जो होगी वो भी अच्छी होगी। अगर अच्छे कर्म होंगे हमें मोक्ष मिलेगा, अगर अच्छे कर्म नहीं होंगे तो हमें नरक मिलेगी। मोक्ष में जीवन मरण से मोक्ष नहीं मिल सकता। तो कर्म योगा क्या है कि जो हमारे जो कर्म है तो हमने जो है अच्छे कर्म करने हैं, कर्म दूसरों के प्रति जो है अच्छी चीज़ें करनी है, तो वो हो गया कर्म योगा। तो कर्म योगा में जो थे ये विश्वास रखते थे तिलक। ही चैलेंज द प्रिवलेंट टैबोज ऑन क्रॉसिंग द री। कुछ इंडिया में टैबोज थे। टैबोज होता कि कोई चीज़ जो मना हो, जैसे जो चीज़ करना मना हो। जैसे इंडिया में देखो तो हम गाय को एक गॉडेस मानते हैं, लेकिन इंडिया से बाहर जाओ तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो इंडिया में क्या एक टैबो है, गाय। तो गौ माता जो है वो इंडिया में एक टैबू है। तो उस टाइम क्या होता था कि ये माना जाता था कि जो हिंदू जो समुद्र को क्रॉस करेगा, जो बाहर जाएगा, तो वो अपवित्र हो जाएगा। हिंदू जो भी समुद्र क्रॉस करेगा वो अपवित्र हो जाएगा। तो उस चीज़ को इन्होंने खारिज करते हुए ये कही थी कि हम क्या कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं और अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया देखेंगे तभी हम पता चलेगा हम कितने पानी में हैं, हमने कितनी प्रोग्रेस की है। ही कॉल्ड ए बैन ऑन चाइल्ड मैरिज। जो चाइल्ड मैरिजेस थे उस पर उन्होंने बैन कहा था, मतलब उन्होंने कहा था कि चाइल्ड मैरिज जो है वो बिल्कुल बंद होने चाहिए। एबोलिश
बैन, और जो बैन लगा था विडो रीमैरिजिंग पे, उसको वो बैन एबोलिश होना चाहिए, यानी वो बैन ख़त्म होना चाहिए। ये क्या जो चाइल्ड मैरिजेस हैं उस पर इन्होंने बैन लगाया था, और जो रीमैरिजेस थे जो जिनकी पति की डेथ हो जाती थी उनको दोबारा शादी करने का जो है परमिशन नहीं थी, तो उस बैन को उन्होंने ख़त्म किया था। उन्होंने कहा था कि दोबारा शादी करने की इजाज़त होनी चाहिए। ही वॉज ही आल्सो अपोज्ड अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी है ना, छोटी जाति बड़ी जाति उनके बीच में छूत छात का जितना भी मामला आज के टाइम में भी इंडिया में देखने को मिलता है, तो वो तिलक ने उसको अपोज किया है। ही अपोज द प्लान्स फॉर सोशल रिफॉर्मर्स सच एज महादेव गोविंद रनंदे, गोपाल कृष्ण गोखले, बिकॉज दे वर सिंपली ट्राइंग टू एमुलेट द वेस्टर्न आइडिया इवन एट द एक्सपेंसेस ऑफ द इंडियन वैल्यू। अब जो है तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो महादेव गोविंद रणिंदे हैं और गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया था किसने, तिलक ने। वो इसलिए क्रिटिसाइज़ किया था क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे। अब तिलक वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ कभी भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें जो है, ये खुद बोल रहे हैं कि समुद्र क्रॉस करके जाओ और अब बाहर जाके हमें नॉलेज मिलेगा, तो ये वेस्टर्न के खिलाफ हो ही नहीं सकते। लेकिन ये थिंकर्स जो हैं, तो ये क्या कर रहे थे, ये इंडियन फिलॉसफी को बिल्कुल ख़त्म कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि इंडियन फिलॉसफी को हमने बिल्कुल ख़त्म करना है। तो तिलक ने वेस्टर्न को सपोर्ट किया, लेकिन बराबर इंडियन फिलॉसफी के। ऐसा नहीं है कि हम इंडियन फिलॉसफी को ख़त्म करके वेस्टर्न को प्रमोट करें, बिल्कुल भी नहीं। इनका मानना ये था कि जिस स्कूल में अगर वेस्टर्न एजुकेशन चल रही है तो वहाँ इंडियन भी होनी चाहिए, तो वेस्टर्न भी इंडियन के साथ ही ग्रो कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न एजुकेशन ही होगी तो इंडिया को हम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है उसको हम ख़त्म कर देंगे। He was of the view that Indians has its own spiritual culture which has been forgotten by us. इनका मानना ये था कि जो हम इंडियंस हैं, हमारे पास भी अपना स्पिरिचुअल कल्चर है, हमारे पास भी एक अपना कल्चर है जो हमने क्या कर दिया है, भूल दिया है। हम लोग वेस्टर्नाइजेशन की साइड जा रहे हैं। वेस्टर्नाइजेशन की साइड जाना गलत बात नहीं है, लेकिन अपने जो कल्चर है हम उसको भूल रहे हैं। ही क्रिटिसाइज द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया था। वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो लॉर्ड मैकॉले ने, आपने अगर एजुकेशन बैकग्राउंड से हो तो लॉर्ड मैकॉले के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है तो वो इनके द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया है। ही वॉज नॉट अपोजिट टू द इंस्टीट्यूशंस लाइक दैट ऑफ वेस्टर्न कंट्री। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, वो कभी अपोजिट नहीं थे कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने के जैसे जो वेस्टर्न कंट्री में हैं, बट ही वॉन्टेड टू इम्पार्ट द इंडियन एजुकेशन इन दीज वेस्टर्न लाइक इंस्टीट्यूशन। लेकिन इनका मानना ये था कि इंडिया में जो भी वेस्टर्न लाइक इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं तो उनमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, हमारी भारत की संस्कृति कल्चर जो है उसकी पढ़ाई भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे। He was opposite he was opposite he was opposite to western way of working। वो ये जो थे, जो वेस्टर्न वे ऑफ वर्किंग है उसके अपोजिट थी। जैसे वेस्टर्न लोग काम करते हैं उनके ये बिल्कुल अपोजिट थे। ही अपोज द एजुकेशन फाउंडेशन ऑन वेस्टर्न वैल्यू। जो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो वेस्टर्न वैल्यूज़ पे बेस्ड थी उसको इन्होंने बिल्कुल अपोज किया। बट ही वॉज नॉट अपोजिट टू ओपन वेस्टर्न टाइप स्कूल। लेकिन इन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि जो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं वैसे हमारे यहाँ नहीं होने चाहिए। इन्होंने कहा होने चाहिए, लेकिन उन स्कूल्स में इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए। जो हमारी इन भारत की संस्कृति है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उन स्कूल्स में वो भी होना चाहिए। इट इज़ बिलीव्ड इट इज़ बिलीव्ड दैट हिज स्टाइल ऑफ सेलिब्रेटिंग, जो गणपति फेस्टिवल्स उन्होंने स्टार्ट किए थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन गणपति फेस्टिवल जो उन्होंने स्टार्ट किए थे वो कैसे किए थे, वॉज इंस्पायर्ड बाय ग्रीक हिस्ट्री। वो ग्रीक हिस्ट्री से वो इन्फ्लुएंस हुए थे, उनको बहुत अच्छी लगी थी ग्रीक हिस्ट्री में। और ग्रीक हिस्ट्री में क्या है, जो ओलंपिक गेम्स के बारे में हमने सुना है, वो उनके जो भगवान होते थे वो अपने भगवान के नाम पे लोगों को मोबाइलाइज करने के लिए वो उन्होंने
ये ओलंपिक गेम्स स्टार्ट की थी ताकि लोग इकट्ठा हों ऑन द नेम ऑफ गॉड। तो वैसे ही इंडिया में भी लोगों को इकट्ठा करने के लिए गणपति फेस्टिवल्स जो है, जो महाराष्ट्र में आपको आज के टाइम में बहुत पूरी इंडिया में मनाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये किसने स्टार्ट किया है? ये तिलक ने स्टार्ट किया। सिमिलरली हिज स्टाइल ऑफ शिवाजी फेस्टिवल, तो इन्होंने ही शिवाजी फेस्टिवल भी स्टार्ट किए हैं। तो शिवाजी फेस्टिवल क्यों स्टार्ट किए हैं? वॉज इंस्पायर्ड बाय द मेथड ऑफ हीरो वर्शिप एज डिपिक्टेड इन द राइटिंग ऑफ कार्ली एंड रस्किन। कार्ली और रस्किन की राइटिंग में जो ये हीरो वर्शिपिंग का कंसेप्ट है, तो उसको वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे तिलक। तो तिलक ने जो शिवा फेस्टिवल्स हैं वो उस चीज़ के बेसिस पे स्टार्ट किए। तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, गणपति और शिवा फेस्टिवल्स किसने स्टार्ट किए हैं? तिलक ने स्टार्ट किए हैं। ही साइटेड द जे.एस. मिल डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो जे.एस. मिल को आपने पढ़ा होगा, जे.एस. मिल को अच्छे से पढ़ा होगा आपने। तो जे.एस. मिल का जो नेशनलिटी का कंसेप्ट था, तो उससे भी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे तिलक। तो उन्होंने जो इंडियन नेशनलिज्म में जो है, तो जे.एस. मिल का भी कंसेप्ट यूज़ किया था। Further, he also demanded application of Woodrow Wilson principle of national self-determination to determine the status of India। जो वुड्रो विल्सन जो थे, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम। तो इन्होंने एक पॉलिसी जो थी एडवोकेट की थी, वो पॉलिसी थी नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। जो नेशनल फर्स्ट सेल्फ डिटर्मिनेशन है, इसका मतलब ये हो गया कि ग्रुप ऑफ पीपल्स या जो कोई ऐसा नेशन है जिनके पीपल्स की ग्रुपिंग है, जिनकी जो पॉलिटिकल एस्पायरेशन जो है, पॉलिटिकल एम सेम है, तो वो अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसे लोग जो हैं जिनका जो पॉलिटिकल मोटिव जो है, एम है, सेम है, तो वो अपने आप को, अपने नेशन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उस टाइम तो भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो इंडिया को भी इंडिपेंडेंस की ज़रूरत थी, इसीलिए ये कंसेप्ट जो था तिलक ने एडवोकेट किया था। द कंसेप्ट ऑफ स्वराज इज़ द की नोट ऑफ तिलक फिलॉसफी। स्वराज जो है किसकी ओरिजिनली फिलॉसफी है? तिलक की है। ही सेड स्वराज इज़ माई बर्थ, आई शैल हैव इट। उन्होंने कहा था कि जो स्वराज है ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लूँगा ही। स्वराज मतलब हो गया सेल्फ रूल। ही सेड इट इन द कोर्ट टू डिफेंड हिमसेल्फ। जब एक बार उनको कोर्ट में लिया था, उनको जब किसी केस में पुलिस वालों ने अंदर किया था, फिर जब कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी, तो वहाँ उन्होंने कहा था जज के सामने कि जो स्वराज है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लूँगा ही। ही हैज़ पब्लिश्ड न्यूज़पेपर। ही हैज़ पब्लिश्ड न्यूज़पेपर में उन्होंने एक पब्लिश की थी। उन्होंने कहा था नो ब्लेम कुड बी अटेंड टू एनी वन हाउ किल्स एन ओप्रेसर विदाउट एनी थॉट ऑफ रिवॉर्ड। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप किसी को मार रहे हो, तो किल कर रहे हो, अगर किसी ओप्रेसर को जो आपको दबा रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, तो आप उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बेझिझक उसको मार सकते हो। हिज कंसेप्ट ऑफ स्वराज वॉज फर्दर डेवलप्ड बाई गांधी। जो उनका स्वराज का कंसेप्ट है वो बाद में गांधी जी उसको डेवलप करते हैं। टू इंक्लूड सेल्फ डिसिप्लिन एट द इंडिविजुअल लेवल एंड सेल्फ रूल एट द नेशन लेवल। उसमें वो दो चीज़ें ऐड करते हैं। क्या? एक तो सेल्फ डिसिप्लिन अपने लेवल तक, और सेल्फ रूल जो है नेशन लेवल तक। एज रिगार्ड्स तिलक ही कॉल्ड आउट द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स। उन्होंने वहाँ से एक स्वदेशी और स्वराज लिया था। स्वदेशी का मतलब आ गया कि जो भी हम चीज़ें यूज़ करेंगे वो अपने देश की बनी हुई होंगे, और स्वराज का मतलब हो गया अपने देश का राज। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च्ड बाय तिलक वाज आल्सो। जो स्वदेशी मूवमेंट तिलक ने लॉन्च किया था, तो उसको लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। बिपिन चंद्र पाल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द इमेज ऑफ भारत माता, कि सेक्रीफाइस फॉर द मदरलैंड जो है भारत माता। तो वो बिपिन चंद्र पाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि लोगों में जो है एक नेशनहुड की जो है, एक मदरहुड की इमेज बना दी जाए। एट द एनुअल मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सूरत में जो हुई थी 1907 में, उसमें जो है कांग्रेस स्प्लिट हो गई दो भागों में। कौन कौन से? वन सपोर्टेड बाय मॉडर्निस्ट अंडर गोपाल कृष्ण गोखले, और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट
जो तिलक के अंडर थे। तो ये 1907 में जो कांग्रेस डिवाइड हुई थी सूरत सेशन में। तो दो ग्रुपिंग थी, एक में थे गोखले और दूसरे में थे तिलक। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उसको लाल बाल पाल भी कहा जाता है। इट वाज महात्मा गांधी हु कंबाइंड द एक्सट्रीमिस्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज विद द कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन ऑफ मॉडरेट टू मेक इंडिया फ्री। अब गांधी जी ने क्या किया था कि जो स्वराज कंसेप्ट था वो एक्सट्रीमिस्ट का था, उसको उन्होंने कंबाइन किया था मॉडरेट के कंसेप्ट से। जो मॉडरेट का कंसेप्ट था एजिटेशन, धरने वगैरह देना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, तो उसको गांधी जी ने कंबाइन करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, दोनों के कंसेप्ट को। तिलक फेवर्ड वॉलेंटरली बाइकॉट। तिलक ने क्या फेवर किया था? वॉलेंटरली बाइकॉट के मतलब जो हम विदेशी जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो खाने वाली हों या पहनने वाली हों, उनको हम क्या करेंगे? अपनी मर्जी से बाइकआउट कर देंगे, यूज़ नहीं करेंगे। पीसफुल पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस होती है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे नॉन वायलेंस तरीके से, उसमें कोई भी वायलेंस नहीं करेंगे। हम प्रशासन के, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट तो करेंगे लेकिन वायलेंस उसमें कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। इन हिज फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस ही आल्सो सपोर्टेड मुस्लिम। जब खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1920 में, बहुत इंपॉर्टेंट है खिलाफत मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट को भी तिलक ने फेवर किया था। खिलाफत मूवमेंट क्या है कि जब जो तुर्की के सुल्तान हैं, तो पहले तो ब्रिटिशर्स ने कहा था वर्ल्ड वार में हमारा साथ दो, मुस्लिम्स को कहा था, इंडियन मुस्लिम्स को हमारा साथ दो तो हम लोग तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे। लेकिन बाद में, वॉर के बाद में, जो तुर्की के सुल्तान थे उनको खलीफा मानते थे मुस्लिम्स, तो खलीफा के साथ जो है अच्छा बर्ताव नहीं किया था। तो जब अच्छा बर्ताव नहीं किया था तो उन्होंने क्या था, एक ब्रिटिश पीपल्स के खिलाफ एक खिलाफत मूवमेंट जो है मुस्लिम्स ने किया था। तो उस मूवमेंट को बहुत सारे इंडियंस ने सपोर्ट किया था, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन। तो सपोर्ट करने वालों में से तिलक भी एक थे। तिलक को लोक मान्य तिलक भी कहा जाता है। लोक मतलब पब्लिक, मान्य मतलब जिसको माने के, ऐसा लीडर जिसको पब्लिक मानती है, जिसका मतलब हो गया एक्सेप्टेड बाई पीपल एज देयर लीडर। तो लोक मान्य किसको कहते हैं? तिलक को कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, गांधी जी ने इनको नाम दिया है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, ये नेहरू जी ने नाम दिया है। फिर फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट, ये एक ब्रिटिश थिंकर थे, वैलेंटाइन चिरोल, तो उन्होंने ये नाम दिया। तो तीन नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया गांधी जी ने दिया, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन नेहरू जी ने दिया, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट ये वैलेंटाइन चिरोल ने दिया। ही वॉज बोर्न ऑन 23 जुलाई 1856। तो वो 23 जुलाई 1856 में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुआ था? रत्नागिरी, वो महाराष्ट्र में है। हिज फादर गंगाधर पंत, उनके पापा का नाम गंगाधर पंत था, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। हिज मदर पार्वती बाई, जो पार्वती बाई थी वो एक रिलीजियस लेडी थी। तो हिंदू धर्म की शिक्षा जो है उनको अपनी मदर से मिली थी, जैसे कि गांधी जी को भी उनके मम्मी से ही मिली थी। फिर आता है 1866 में उनका एडमिशन हो जाता है पूना नगर स्कूल में। 10 साल की एज में उनकी मदर की डेथ हो जाती है। 16 ईयर एज की जब वो होते हैं तो उनके फादर की डेथ हो जाती है। तो 15 ईयर्स एज में जो है उनकी शादी हो जाती है। ही कम्प्लीटेड हिज, अब देखो 15 ईयर्स में इनकी मैरिज हो गई, हम लोग तो 30 में हैं, अभी भी कुछ हमारा हो नहीं रहा है। He completed his BA when he was 20 years and LLB in 23 years age। अब उनका BA जो है 20 साल में होता है, वो LLB जो वो करते हैं तो 23 साल में पूरी करते हैं। He was critic of Western education। Thus in 1880 he opened new education school with his colleagues। अब वो क्या थे, वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के जो है एडवांटेजेस भी देखते थे, वो डिसएडवांटेजेस भी देखते थे। और वेस्टर्न एजुकेशन को मोस्टली वो इसलिए क्रिटिसाइज़ करते थे क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन क्या करती थी कि इंडियन सिस्टम को इग्नोर कर रही थी। बस एकमात्र रीज़न था उनका वेस्टर्न एजुकेशन को खारिज करने का या क्रिटिसाइज़ करने का। फिर 80 में वो क्या करते हैं कि न्यू इंग्लिश स्कूल जो है ओपन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ।
फिर 1881 में 2 न्यूज़पेपर वो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, एक मराठा दर्पण था और दूसरा केसरी था। लेकिन आपने इसमें लैंग्वेज याद रखनी है, किसकी क्या लैंग्वेज है। मराठा की इंग्लिश लैंग्वेज में था और केसरी जो है वो मराठी लैंग्वेज में था। ही अडॉप्टेड ए न्यू स्लोगन, जो उन्होंने स्लोगन मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो कोर्ट में बोला था, वो काका बतीस्ता एक उनके फ्रेंड थे, उन्होंने कॉइन किया था। उसके बाद आता है 1884 में वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो इस्टेब्लिश करते हैं इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, इंडियन सोसाइटी को सुधारने के लिए। इन 1885 एक साल बाद वो क्या करते हैं, दिस सोसाइटी, एक वो सोसाइटी जो उनकी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, वो एक कॉलेज जो है फर्ग्यूसन कॉलेज इस्टेब्लिश करती है। तो ये पुणे में आज भी है कॉलेज, ठीक है, ऑटोनॉमस कॉलेज है। फिर 1891 में 1891 में क्या करते हैं, तिलक रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द एज कंसेंट एक्ट। एज कंसेंट एक्ट क्या था कि ये एक्ट बताता था कि भारत में जो शादी होगी किस एज तक का पर्सन शादी कर सकता है। तो पहले 10 साल थी, तो इन्होंने 12 साल तक लेके, तो इस वजह से तिलक ने क्या किया, जो अपनी उनका न्यूज़पेपर था केसरी में, उसमें इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन उन्होंने इसलिए क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि इन्होंने 10 से 12, पहले 10 साल तक के एज की शादी कर सकते थे, फिर 12 साल कर दी उस एज को, इस वजह से नहीं क्रिटिसाइज़ किया, बल्कि इसलिए क्रिटिसाइज़ किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हिंदू धर्म में जो है, हिंदू धार्मिक जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म वाली प्रैक्टिस को ख़त्म करके क्रिश्चियनिटी को इस्टेब्लिश कर देंगे इंडिया में। इन 1893 ही स्टार्टेड विद द एम ऑफ यूनाइटिंग पीपल अंडर वन नेशनलिस्ट एजेंडा एंड मेकिंग रियलाइजेशन ऑफ कॉमन हिस्ट्री एंड कल्चरल पेपर। 1893 में वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इंडियंस को यूनाइट करने की, नेशनलिज्म के एजेंडा पे, अपना कल्चर अपनी हिस्ट्री को कंबाइन करके। 1916 में क्या करते हैं वो, विद द हेल्प ऑफ अली जिन्ना एंड एनी बिसेंट ही एस्टेब्लिश्ड अखिल भारतीय होम रूल लीगो। अखिल भारतीय होम रूल लीगो जो है वो भी तिलक ने ही इस्टेब्लिश किया था। He was tried for sedition charges in 3 times by ब्रिटिश गवर्नमेंट, 1897, 1909 एंड 1916। उनको जो है 3 बार गवर्नमेंट बंद करती है, अरेस्ट करती है। कब कब, एक 1897 में, फिर 1909 में, फिर 1916 में, और फाइनली 1920 में, 1 अगस्त 1920 में तिलक की डेथ हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे इनके वर्क्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। द ओरियन 1893 ये इनका फर्स्ट वर्क है। फिर उसके बाद आता है द आर्टिक होम रूल इन वेदास 1903 में आता है। गीता रहस्य या कर्मयोग ये 1915 में आता है। फिर वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष ये 1925 में आता है। तो इस वीडियो के बाद एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो कोई भी पॉलिटिकल थिंकर है, चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, अगर गूगल में हम उसके सारे वर्क सर्च करना चाहें तो कैसे एक क्लिक से उनके सारे वर्क्स आ जाएंगे। ये ट्रिक मैं आपको एक और वीडियो में अपलोड करूँगा चैनल में, उस पर आप देख सकते हो। और उसमें जो भी वर्क होगा उसकी वर्क क्या फ़ोटो भी आपको, बुक का कवर पेज भी अच्छे से दिखेगा। ही एक्सेप्टेड द नोशन ऑफ पर्सनल गॉड। उनका ये मानना था कि भगवान जो है पर्सनल है, मेरा फेथ मैं हो सकता है कैसे मानूँ, आप कैसे मानो, तो वो क्या है, गॉड क्या है, एक पर्सनल फेथ है आपका। ही बिलीव्ड दैट रिलीजन इंक्लूड द नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड सोल एंड मीन्स बाई विच द ह्यूमन सोल कैन अटेंड साल्वेशन। कि उनका मानना ये था कि धर्म जो है, धर्म से हमें ज्ञान मिल सकता है भगवान के बारे में, और अगर हमारा कर्म ठीक है तो हमें क्या हो जाएगा, साल्वेशन हो जाएगा, यानी हमें जो है एक मोक्ष मिल जाएगा। ही एक्सेप्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजियस सिंबल फॉर पीपल्स ऑफ लेस डेवलप्ड कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा था कि जो धर्म है, धर्म बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है उन लोगों के लिए वैसी जगहों पे जो जिनकी अवेयरनेस लेवल जो है वो बहुत कम है। जैसे मान के चलो इंडिया में 1947 से पहले अवेयरनेस पॉलिटिकली कम थी, तो धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा करके एक स्ट्रॉन्ग मजबूत पावर बना के ब्रिटिशर्स को बाहर भगाने की एक उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया था। ही also believed in the incarnation of God and accepted Krishna was an incarnation of God।
अब भगवान के जो अवतार हैं उसमें ये विश्वास रखते हैं और ये कहते हैं जो कृष्ण भगवान है वो एक भगवान के अवतार थे। ही वॉज ए सेंटेनिस्ट हिंदू एंड हैड प्राइड इन हिज रिलीजन। वो सनातनिस्ट हिंदू थे, सनातन धर्म से थे और उनको इस पे क्या था, गर्व था। ही डिड accepted that the specific religious ceremonies could be changed। उनका ये मानना था कि जो धार्मिक सरमनीज हैं कुछ हम उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमने उनको चेंज नहीं किया है तो हमें वो अच्छे से निभानी चाहिए। बट एज लॉन्ग एज दे वर नॉट फॉर्मली चेंज्ड ही वॉन्टेड दे शुड बी ऑब्जर्व। कहते थे कि जब तक वो, अगर हम चेंज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर चेंज नहीं किए हमने तो हमें उनको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। He accepted that Hinduism has many diverse practices। उनका ये मानना था कि हिंदुज़म जो है बहुत ब्रॉड रिलीजन, इसमें बहुत सारी डाइवर्स प्रैक्टिसेस हैं। हो सकता है एक एरिया में कुछ और हों, नॉर्थ में कुछ और हों, साउथ में कुछ और हों, सेंट्रल इंडिया में कुछ और हों, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने कही कि वो कॉमन हेरिटेज हैं, वो सबकी हैं। जैसे बट ही बिलीव दैट जैसे रामायण है, महाभारत है, वेदास हैं, तो वो आपको हर जगह हर हिंदू के पास मिलेंगे, इसमें कोई डाइवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिलती है। ये हम सबका कॉमन हेरिटेज, सबका कॉमन कल्चर है। ही हैज़ गिवन ए वेरी इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ हिंदू। उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, बहुत इंक्लूसिव डेफिनेशन दी थी हिंदू की। वो क्या थी, अकॉर्डिंग टू हिम हिंदू इज़ वन, हिंदू वो है हो एक्सेप्ट द वेदास, जो वेदास को एक्सेप्ट करते हैं, लिव्स लाइफ अकॉर्डिंग टू वेदास के अकॉर्डिंगली, वेदास पे चलते हैं, उस पर अपना जीवन का रहन सहन करते हैं। स्मृति एंड द पुराणास, जो अपनी लाइफ जो है वेदास, स्मृति, पुराणास, इन पे इनको फॉलो करके अपनी लाइफ को जीते हैं। इन मॉडर्न इंडिया द ग्रोथ एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म एसोसिएटेड विद द सेपरेट ऑफ एजुकेशन। मॉडर्न इंडिया में क्या था, इनका मानना था कि जो नेशनलिज्म का जो राइज होगा उसमें जो एजुकेशन है वो भी एक अच्छा पार्ट प्ले करेगी। चिपलूनकर, तिलक, अगारकर वर द पायनियर ऑफ ए न्यू एजुकेशन मूवमेंट इन महाराष्ट्र। तो इन लोगों ने जो है महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई है एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में। सिमिलरली लाला लाजपत राय, हंसराय वर द पायनियर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ, जो देव कॉलेज है लाहौर में खोला था, तो वो लाला लाजपत राय एंड हंसराज जी इन्होंने खोला था। एंड स्वामी शिरदानंद एस्टेब्लिश्ड गुरुकुल एंड एट कांगरी। कांगरी ये हरिद्वार में जगह है, तो ये गुरुकुल आज भी है उनका, वहाँ पे स्वामी शिरदानंद का। द न्यू इंग्लिश स्कूल इस्टेब्लिश्ड बाई तिलक एंड, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि न्यू एज स्कूल जो है वो तिलक ने खोले थे। अफोर्डेबल एजुकेशन एंड आइडियल टीचर लाइक इन एंशाइंट हिस्ट्री फॉर रीजनरेशन ऑफ मदर इंडिया। तो इसमें उन्होंने दो चीज़ें खास रखी थी, एक तो अफोर्डेबल एजुकेशन, कि ऐसी एजुकेशन मिले जिसको हर कोई गरीब से गरीब भी अफोर्ड कर सके, और हमारे पास आइडियल टीचर हों, वैसे ही टीचर जैसे हमारे पास नालंदा में थे, जो हमारे पुराने कल्चर में हमें देखने को मिलते हैं। टू सेपरेट एजुकेशन इन जनरल, एजुकेशन वॉज प्री कंडीशन फॉर पॉलिटिकल इनलाइटमेंट एंड प्रोग्रेस। इनका मानना ये था कि एजुकेशन एक पहली कंडीशन है, अगर आपको पॉलिटिकल इनलाइटमेंट चाहिए या सोसाइटी में प्रोग्रेस चाहिए तो आपको एजुकेशन जो है एक फर्स्ट स्टेप है। हैंस द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन वाज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ तिलक, इसलिए तिलक की जो थी एजुकेशन की एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एस्टेब्लिश करते हैं, हमने ऊपर भी रिवाइज कर रहा हूँ मैं। इन द सेम ईयर गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले आपको याद रखना पड़ेगा, ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। जॉइंट पूना नेशनल न्यू इंग्लिश स्कूल एंड आल्सो बिकम ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो गोपाल कृष्ण गोखले भी इनकी सोसाइटी में आ जाते हैं। तिलक वॉज इन फेवर ऑफ, तिलक जो थे सोशल रिफॉर्म के फेवर में थे। ही गिव प्रायोरिटी टू पॉलिटिकल एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म, वो जो थे पॉलिटिकल एजुटेशन को जो ज़्यादा तवज्जो देते थे एज़ कम्पेयर टू सोशल रिफॉर्म। ही वॉज नॉट अगेंस्ट द सोशल रिफॉर्म, वो सोशल रिफॉर्म के अगेंस्ट नहीं थे, बट वॉज हॉस्टाइल टू द इमीडिएट सोशल रिफॉर्म। वो कहते थे कि सोशल रिफॉर्म तो होने चाहिए लेकिन आहिस्ता होने चाहिए, कि एक उसमें पूरा ही परिवर्तन नहीं बल्कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार होना चाहिए।
अगर हम पूरा ही सिस्टम चेंज कर देंगे तो पब्लिक के लिए ठीक नहीं होगा। ही वांटेड ए ग्रेजुअल चेंज, वो क्या थे, एक ग्रेजुअल चेंज, जैसे कि एरिस्टोटल हमारे कहते हैं, जैसे प्लेटो कहते हैं कंप्लीट चेंज, तो वो तेलुगु उसको नहीं मानते हैं। जो एरिस्टोटल कहते हैं कि हाँ थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होनी चाहिए, तो उसको तेलुगु उस फेवर में है कि सोसाइटी में थोड़ी प्रोग्रेस होनी चाहिए, पूरी सोसाइटी चेंज नहीं होनी चाहिए। Because his main aim was to bring nationalist uprising, and hence he opposed any radical social change reform which could confuse the people at that time। रेडिकल का मतलब होता है कि कंप्लीट चेंज, तो ये कंप्लीट चेंज जो है उसके बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि ये चाहते थे कि जो हमारा नेशनलिज्म का कंसेप्ट है वो उभरे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं उभरे, वो उभरे, लेकिन जो है सोसाइटी में चेंज बहुत कम आए ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ही मेड इट वेरी क्लियर दैट वन हु अप्राइज टू चेंज द सोसाइटी शुड ऑल्सो हैव हिंदू आइडियल्स। उनका ये मानना था कि सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को कोई भी सुधार रहा है तो उसको पहले हिंदुइज्म का ज्ञान होना चाहिए। ही गिव एग्जाम्पल ऑफ आयरलैंड, Ceylon, Burma, countries that had great social freedom but were politically background। वो इन कंट्रीज़ की एग्जांपल देते हैं, कहते हैं ये कंट्रीज़ जो है तो पॉलिटिकली बैकग्राउंड है, लेकिन जो उनकी जो सोसाइटी है वो काफ़ी अवेयर है, काफ़ी डेवलप्ड है। ही डिड नॉट अलो सोशल रिफॉर्म टू यूज़ द, वो कहते थे कि सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं वो कांग्रेस का मंच जो है, कांग्रेस का स्टेज सोशल रिफॉर्म के लिए नहीं करेंगे। जो कांग्रेस का स्टेज है वो सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए ही होना चाहिए। फिर 1907 में हमने ऊपर भी पढ़ा था कि सूरज सेशन में जो है कांग्रेस डिवाइड हो जाती है, तो एक उसको जो है तिलक जो है एक्सट्रीमिस्ट लाल बाल वाले ग्रुप जो है तो उसको हेड ऑन कर रहे हैं। तो बाकी फिर गांधी जी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों के आइडियाज़ को मिला के जो हमें भारत को स्वतंत्रता दिलाते हैं, आज़ादी दिलाते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए तो हमें मेल कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल रहे हैं। जितनी वीडियोज़ हैं आप वीडियोज़ देखो, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा PDF का। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा PDF चाहिए या आपको नहीं मिल रही है किसी रीज़न से, या जितने भी ओल्ड पेपर्स हैं उसकी PDF चाहिए सॉलिड पेपर की, तो आप हमें मेल कर सकते हो। हमारी मेल ID है hillyacademygrf@gmail.com। तो आपसे कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, हमारी सर्विसेज जितनी भी है फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप